क्या आप जानते हैं आज के समय में इंसान कितना क्रूर, कितना वहशी, कितना निर्दयी हो सकता है? इसका कोई हद नहीं है। अपनी हद से कब का आगे निकल चुका है। एक ऐसी वारदात जिसके सामने हैवानियत, बर्बरता, वहशीपना ये सारे शब्द बहुत छोटे हैं। आम लोग छोड़िए, इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स तक बेचैन हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं उर्मिला जंड केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से। यहीं साउथ कोलकाता में बेलीगंज करके एक इलाका है। इसी इलाके में एक सब लोकेलिटी पड़ता है, गरचा। तो गरचा के फर्स्ट लैंड के टूपी घर में एक मेड काम करती थी। नाम था लतिका। वैसे ये 2 मंजिला मकान था। ग्राउंड फ्लोर पर जंड फैमिली रहती थी और किराए पर, जहाँ पर लतिका रोज काम करने के लिए आती थी। और फर्स्ट फ्लोर पर इस घर के मकान मालिक अपने परिवार के साथ रहते थे। अब दिन आता है 12 दिसंबर 2019 का। सुबह में 10 बजे के आसपास लतिका काम करने के लिए गरचा के इस घर में आती हैं। आमतौर पर जब भी ये आती थी तो दरवाजा अंदर से बंद रहता था। कोई ना कोई फैमिली मेंबर दरवाजा खोलता। वैसे इस करंट टाइम में घर पर बस 65 साल की एक बुजुर्ग महिला ही मौजूद थी। नाम था उर्मिला जंड। उर्मिला के पति थे चूहूर सिंह। इनकी 2011 में ही मृत्यु हो गई थी। वैसे इनका नेटिव घर पंजाब के संगरू में था। उर्मिला के 3 बेटे थे। तीनों की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़ा बेटा था मनदीप। मनदीप की भी 2014 में किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी थी 37-38 साल की डिम्पल और 2 बेटियां, कनिका और गुंजन। गुंजन थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। बड़े बेटे की वाइफ और दोनों बेटियां गरचा में नहीं रहती थीं, बल्कि ये थोड़ी ही दूर रिची रोड के पास 40/1 खजरा रोड पर स्थित अपार्टमेंट में रहती थीं। यहाँ पर इनका खुद का फ्लैट था। ये जगह बेलीगंज पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। सेकेंड नंबर का बेटा था दीपक। ये अपनी वाइफ और 3 बच्चों, जिसमें 2 बेटियां और एक बेटा था, ये सिलीगुड़ी में रहते थे। उर्मिला के सबसे छोटे बेटे थे बलराज। इनके साथ ही उर्मिला गरचा वाले किराए के फ्लैट में रहती थीं। घर पर बलराज की पत्नी रितु और 2 बेटियां थीं, एलिना और हेवन। तो ये था पूरा परिवार। सभी बेटे और उनकी फैमिली अलग अलग रहते थे, लेकिन सब में अच्छे संबंध थे। 9-10 दिसंबर तक बेटे बलराज अपने किसी कलीग की शादी में कूच बिहार गए हुए थे। बाकी इनकी वाइफ और दोनों बच्चे पंजाब गए थे। पत्नी के भाई का कोई रोड एक्सीडेंट हो गया था। उनको ही देखने के लिए बहन गई हुई थी। छोटे बेटे और उसके परिवार के जाने के बाद सास उर्मिला के खाने पीने की जिम्मेदारी बड़ी बहू डिम्पल ने उठा ली। यही दोपहर और शाम में खाना भिजवाती थी, जब तक कि बलराज और उनका परिवार आ न जाए। वैसे ये लोग 13 दिसंबर तक आ जाते हैं। तो जब मेड लतिका 12 दिसंबर 2019 की सुबह 10 बजे गरचा में बलराज के घर पर आई तो देखा कि घर का मेन दरवाजा बस भिड़काया हुआ है। उस दौरान घर पर बुजुर्ग महिला उर्मिला के अलावा और कोई भी नहीं था। लतिका उर्मिला को आवाज देते हुए घर में प्रवेश करती हैं। जैसे ही ये अंदर आई तो देखा कि हर तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा है, सामान इधर उधर है। वहाँ फर्श पर लाल लाल पैरों के निशान भी थे। ये निशान एक कमरे की तरफ से निकलकर मेन दरवाजे से बाहर की ओर जा रहे थे। लतिका फौरन भागकर उस कमरे की ओर गई। ये घर के ईस्टर्न साइड का बेडरूम था। जैसे ही उस कमरे में गई, इनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस रूम में खाट पर उर्मिला पेट के बल पड़ी हुई थी। उनका सर धड़ से अलग उसी खाट पर कुछ दूर पड़ा हुआ था। पूरे शरीर से रक्त निकल चुका था और जमीन पर, दीवारों पर हर जगह रक्त फैले हुए थे। यही नहीं, उर्मिला के अंदरूनी अंग, किडनी, फेफड़े, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ बाहर झांक रहे थे। ऐसे भयानक दृश्य को देखकर लतिका चीखते चिल्लाते हुए बाहर आई। आवाज सुनकर ऊपर से मकान मालिक और आस पड़ोस के लोग तुरंत लतिका के पास आए। उससे पूछा कि हुआ क्या। ये कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उर्मिला के कमरे की तरफ इशारे कर रही थी। जब मकान मालिक और पड़ोस के कुछ लोग उस रूम में देखने के लिए गए तो इनका भी कलेजा बाहर निकलने वाला था। तुरंत ही पुलिस को कॉल किया जाता है। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। मकान मालिक उर्मिला की सबसे बड़ी बहू डिम्पल को भी कॉल करके बताते हैं। ये उर्मिला के जितने भी रिश्तेदारों को जानते थे, सबको ही सूचना दी। कुछ ही मिनटों में गरियाहाट पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम गरचा के इस घर पर पहुंची। घर के अंदर की स्थिति बहुत ही भयानक थी। पुलिस तक के रोंगटे खड़े हो गए थे। तुरंत ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। आखिर यहाँ पर कैसे राक्षस आए होंगे जिन्होंने इतनी बर्बरता से बुजुर्ग महिला का कत्ल कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। उनके शरीर पर भी अनगिनत तेजधार हथियार के निशान थे। इतने गहरे जख्म थे कि अंदरूनी अंग भी बाहर झांक रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से एविडेंसेस जुटाने शुरू कर दिए। घर की परिस्थिति को देखकर लग रहा था कि यहाँ पर लूटपाट किया गया है, क्योंकि सारे सामान बिखरे हुए थे। खासतौर से उस कमरे में जिसमें उर्मिला का शव था। उनकी लोहे की अलमारी वगैरह खुली हुई थी। उसमें से कपड़े बाहर जमीन पर पड़े हुए थे। लगा कि इस अलमारी से कीमती सामान और पैसे चोरी किए गए हैं। मगर उर्मिला का मोबाइल फोन उसी कमरे में सोफे पर पड़ा हुआ था। दूसरे बेडरूम में भी सामान अस्त व्यस्त थे। कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स, गहने के खाली डिब्बे वहां बेड पर पड़े हुए थे।
मगर यहाँ की अलमारी को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था। शुरू में तो पुलिस को बस यही समझ में आ रहा था कि घर में चोर बदमाश घुसे होंगे, बुजुर्ग महिला का कत्ल करके हाथ में जो भी सामान आया था वो लेकर भाग गए होंगे। मगर उन लोगों ने इस महिला को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? ये तो बस एक बुजुर्ग महिला थी, इन पर आसानी से काबू पा सकते थे, बिना मारे भी सामान लूट कर जा सकते थे। या अगर कत्ल करना ही था तो 1-2 बार चाकू से वार करके कत्ल कर देते। मगर यहाँ पर तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थीं, जैसे कि कातिल पिछले जन्म से ही इस महिला का कत्ल करने को बेताब रहा हो। इस तरह से कोई कत्ल नॉर्मल लूटपाट करने वाला या फिर चोरी चकारी करने वाला नहीं कर सकता। जरूर यहाँ पर कोई बात होगी। पुलिस को यहाँ पर फाउल प्ले नजर आ रहा था। एविडेंसेस और परिस्थितियों में विरोधाभास दिख रहे थे। थोड़े बहुत कीमती सामान तो घर से चोरी हुए थे, वो भी खास तौर से उर्मिला के कमरे से, लेकिन ज्यादातर कीमती चीजें घर में अभी भी सही सलामत थीं। यही नहीं, उर्मिला ने जो गहने पहन रखे थे वो भी चोरी नहीं हुए थे। इनके दोनों हाथों में सोने के कंगन थे, अंगूठी थी, कानों में बाली थी सोने की, नथनी पहन रखी थी, पैरों में भी गहने थे चांदी के। दूसरे वाले रूम में फर्श पर एक सोने की अंगूठी भी गिरी हुई मिली थी पुलिस को। ये सारी चीजें लूटपाट से ज्यादा कत्ल की ओर इशारे कर रहे थे। बड़ी बहू डिंपल ने गरियाहट पुलिस स्टेशन में अननोन के खिलाफ अपनी सास के कत्ल और लूटपाट का केस दर्ज करवाया। 4 अलग अलग टीम्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती हैं। तेजी से ये मामला सुर्खियां बटोर रहा था। इलाके में दहशत बन चुकी थी। कैसे कोई इतने चहल पहल वाले इलाके में कत्ल करके जा सकता है? पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए। शव की अच्छे से देख परख करने के बाद, फोटोज वगैरह लेने के बाद हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पोस्टमार्टम होना था। घर में पुलिस ने यह भी देखा कि यहाँ पर प्रवेश करने वाले जितने भी दरवाजे और खिड़कियां थे, कुछ भी डैमेज नहीं था। यानी जो भी घर में आया वो अंदर रहने वाले की मर्जी से आया होगा। यहाँ पर तो बस एक बुजुर्ग महिला ही थी, यानी उर्मिला ने ही उसको आने दिया होगा। इसका मतलब कि उर्मिला का वो कोई जानने वाला है। अब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करनी शुरू कर दी। लोगों ने आखिरी बार उर्मिला को कब जिंदा देखा था, कब उनसे बात की थी, सारी चीजें पता की जाती हैं। पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, वहीं पर एक महिला थी, डेवोलिना रे। इन्होंने बताया कि पिछली रात यानी 11 दिसंबर की रात 10:30 बजे के आसपास उर्मिला की सबसे बड़ी पोती कनिका, जो लगभग 17-18 साल की थी, ये अपनी दादी को खाना देने के लिए आई थी। जब से उर्मिला के छोटे बेटे और उनका परिवार बाहर गए थे, तब से ही डिंपल ही अपनी सास को खाना भिजवाती थी और कनिका खाना लेकर आती थी। कल रात 10:30 बजे भी कनिका ही खाना लेकर आई थी। दादी को खाना देने के बाद कनिका पड़ोसी डेवोलिना के घर का दरवाजा खटखटाती है। कनिका ने डेवोलिना से कहा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे बोला कि आप हमारे घर चलो, जब तक कि चाचा जी आ नहीं जाते हमारे साथ रहो, लेकिन दादी चल नहीं रही हैं। मैंने उनको खाना दे दिया है, आप उन पर जरा ध्यान देना। वैसे पड़ोसियों से जंड फैमिली के काफी अच्छे रिश्ते थे। इतनी बातचीत करने के बाद कनिका यहाँ से चली गई। पड़ोसी के बयान से पुलिस को थोड़ा आइडिया लगा कि उर्मिला 10:30 बजे तक जिंदा थीं। उनकी पोती खाना देने के लिए आई थी। लोगों से बातचीत करने के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि छोटे बेटे के ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से पिछले साल इनका कुछ लोकल लोगों से कहा सुनी हो गया था। दुर्गा पूजा के दिन भी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। पुलिस ने सोचा शायद लोकल लोगों ने बेटे से बदला लेने के लिए उसके माँ का कत्ल कर दिया होगा। इस एंगल से भी पुलिस छानबीन करती है। जंड फैमिली का बैकग्राउंड भी खंगाला जाता है। उर्मिला के जो सेकंड नंबर के बेटे थे दीपक, वो करीब 2007 से सिलीगुड़ी में रह रहे थे। वहां पर उन्होंने एक्वा इंडस्ट्रीज के नाम से बिजनेस शुरू किया था, जिसमें मिठाई की दुकान पर जो शो केस लगे होते हैं, जिसमें मिठाई वगैरह रखते हैं, वो शो केस कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी मैन्युफैक्चर और रिपेयर होते थे। दीपक ने अपने इस बिजनेस को सिलीगुड़ी के साथ साथ गुवाहाटी और कोलकाता में भी एक्सपेंड किया था। इनके जो पिता थे चुहूर सिंह और बड़े भाई मनदीप, वो भी एक्वा इंडस्ट्रीज के अंडर होटल और रेस्टोरेंट के किचन में जो इक्विपमेंट्स यूज होते थे, जैसे कि स्टील के रैक वगैरह, खाना बनाने वाली चीजें, आमतौर पर कॉमर्शियल किचन के सभी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। साथ में इंटीरियर डेकोरेशन का भी बिजनेस था। सबसे छोटे बेटे बलराज भी पिता और बड़े भाई के साथ ही काम करते थे। कुल मिलाकर ये जंड परिवार एक बिजनेस फैमिली थी। पिता की मौत के बाद उनका बिजनेस सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे संभालते हैं। जब बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई तो सेकंड नंबर के बेटे दीपक और छोटे बेटे बलराज ने सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। यही दोनों भाई फैमिली बिजनेस को संभाल रहे थे। पुलिस को यह भी पता चला कि दीपक और बलराज में भी कुछ बनती नहीं है। इससे कत्ल का शक घर वालों पर भी होने लगा। ये सारी चीजें घटना की सूचना मिलने वाले दिन ही चल रही थी। पुलिस काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक स्नीफर डॉग के जरिए पुलिस को एक सीसीटीवी का भी पता चलता है। उसके फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए गए। इसी बीच जो घर के मकान मालिक थे, जो इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, उन्होंने पुलिस को एक अजीब सी बात बताई। ये कहते हैं कि पिछली रात 12:20 के आसपास इन्होंने उर्मिला के पुकार की आवाज सुनी थी। दरअसल उनके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। उर्मिला ने आवाज दिया, गुड़िया। बाहर से आवाज आया कि हाँ मैं ही हूँ। इसके बाद मकान मालिक और इनके परिवार ने दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनी। फिर दरवाजा बंद कर दिया गया।
इसके बाद से सब कुछ शांत रहा। अब ये आखिर गुड़िया कौन है? उर्मिला ने गुड़िया किसको पुकारा? मकान मालिक ने कहा कि उनकी बड़ी पोती कनिका का ही ये निकनेम है। उसकी दादी उसे गुड़िया नाम से ही बुलाती थी। जब उर्मिला ने घर के अंदर से गुड़िया नाम पुकारा था तो बाहर से जो आवाज आई थी वो कनिका की थी। मकान मालिक के साथ साथ इनके परिवार ने भी आवाज सुनी थी। सभी कॉन्फिडेंट थे कि रात में 12:20 पर कनिका ने ही बाहर से दादी को आंसर दिया था। ये सुनकर पुलिस को भी अजीब लगा। पहले तो कनिका 10:30 बजे दादी को खाना देने के लिए आई, फिर दोबारा ये 12:20 पर क्या करने आई थी? सुबह में जब मेड लतिका घर पर आई और शोर मचाया, उस वक्त उर्मिला घर पर अकेली थी। उनके अलावा घर पर और कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। पुलिस को सीसीटीवी में भी कनिका 12:20 पर गर्चा में दोबारा आते हुए दिखी थी। उधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने मृत्यु का टाइम बताया 12:30 से 1:30 बजे के बीच। इनके शरीर पर किसी तेजधार हथियार के 24-25 जख्मों के निशान थे और ये 4 से 5 इंच तक गहरे थे। उर्मिला के ऊपर विरोध करने के दौरान लगी चोटों के भी निशान मिले, यानी घटना के वक्त इन्होंने विरोध भी किया था। गले पर और एब्डोमेन एरिया पर जब वार हुए तभी उर्मिला की सांसें थमी थी, दिल की धड़कन रुकी थी। इसके बाद इनके शरीर पर जो भी वार हुए थे वो ना तो एंटीमॉर्टम थे यानी जीवित रहते वार हुए थे और ना ही पोस्टमार्टम थे यानी मृत्यु के बाद वार हुए थे, बल्कि पेरीमॉर्टम थे यानी दिल की धड़कन तो रुक चुकी थी लेकिन उस पार्टिकुलर टाइम पर शरीर के कुछ अंदरूनी अंग काम कर रहे थे। जिस तरह का सलूक इस बुजुर्ग महिला के साथ हुआ, ऐसी हैवानियत और बर्बरता कोई इंसान नहीं कर सकता, शायद शैतान की भी हिम्मत ना हो। मकान मालिक के बयान के बाद पुलिस का शक उर्मिला की बड़ी पोती कनिका पर आ चुका था। आखिर कनिका दोबारा अपनी दादी के घर पर क्या करने गई थी? अब अगले दिन यानी 13 दिसंबर की सुबह सुबह पुलिस की एक टीम रिची रोड के पास उस फ्लैट पर गई जहां पर कनिका, उसकी बहन गुंजन और मां डिम्पल रहती थी। कनिका और डिम्पल से पूछताछ करने के लिए इन्हें गरियाहाट पुलिस स्टेशन लाया गया। कनिका से पूछा जाता है कि तुम दोबारा दादी से मिलने के लिए क्यों गए थी? ये पहले तो मना करती है। पुलिस ने कहा कि हमारे पास मकान मालिक का बयान है, उनके पूरे परिवार ने तुम्हारी आवाज सुनी थी, सीसीटीवी फुटेज भी है। ये सब सुनकर 17-18 साल की कनिका घबरा जाती है। इसने बताया कि इसकी मां डिम्पल ने ही दादी का कत्ल करने को कहा था। अब डिम्पल से अलग रूम में बातचीत हुआ, वो भी पहले इनकार करती है, लेकिन आखिर कितनी देर तक ये झूठ बोलेगी? बेटी ने कन्फेस कर लिया था। पुलिस की सख्ती के सामने डिम्पल भी टूट जाती है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि रिची रोड का जो फ्लैट था जहां पर डिम्पल रहती थी वो इसके पति मनदीप और छोटे देवर बलराज ओन करते थे। मनदीप की मृत्यु के बाद डिम्पल ने अपनी सास से कहा कि अब इसका कोई सहारा नहीं बचा है, 2 बेटियों का पालन पोषण करना है, रिची रोड का फ्लैट मुझे दे दीजिए। सास ने कहा कि वो दोनों भाइयों के नाम पर है, इसलिए दोनों को बराबर मिलना चाहिए। जंड फैमिली का जो इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस था उसको पहले मनदीप और बलराज चलाते थे। दोनों का 50-50% मालिकाना हक था। मनदीप के जाने के बाद उसके हिस्से का शेयर डिम्पल के पास आ गया। इसने सास से कहा कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन सास ने मना कर दिया, कहा कि तुम बहू हो, बाहर काम नहीं कर सकती। सास थोड़े पुराने ख्याल की थी। सास के कहने पर छोटा बेटा बलराज हर महीने अपनी भाभी को 40,000 रुपए भेजता था। पहले था कि दोनों भाई बराबर बराबर प्रॉफिट शेयर करते थे। अब भाई के जाने के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट ही भाभी को दिया जाने लगा था, प्रॉफिट चाहे जितना भी हो। मगर भाभी के पास तो इंटीरियर डेकोरेशन का 50% शेयर था। देखा जाए तो बिजनेस का आधा प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए था, मगर यहाँ पर 40,000 रुपए ही मिल रहे थे। ये पैसे भी डिम्पल के लिए कम थे, मुश्किल से ही घर का खर्च चलता था, बचत नहीं हो पाती थी। अब चूंकि ये बिजनेस में हाथ नहीं बटाती थी तो 50% प्रॉफिट कैसे मिले? वहीं सास भी बहू को बिजनेस में आने नहीं दे रही थी कि औरतें बाहर काम नहीं करेंगी। इससे सास उर्मिला और बहू डिम्पल के बीच तनाव बढ़ने लगा। सास और बहू का एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी था। मनदीप के जाने के बाद सास अपनी बहू को उस अकाउंट से पैसे भी नहीं निकालने देती थी। जो पैसे इसे हर महीने मिलते थे, डिम्पल ने अपने देवर से इसे बढ़ाने को कहा। बलराज को कन्विंस करना आसान था, मगर वो कहता कि माँ से बात करो, मगर माँ यानी सास उर्मिला पैसे बढ़ाने से मना कर देती थी। डिम्पल ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि अपने हिस्से का शेयर बेचकर पंजाब जाएगी और वहीं पर रहेगी। सास ने ऐसा करने से भी मना कर दिया। इन्हें अपनी दोनों पोतियों कनक और गुंजन से बहुत प्रेम था, ये उनको कहीं जाने नहीं देना चाहती थीं। वैसे ही अक्सर रिची रोड भी आती थीं, खास तौर से अपनी पोती कनिका से मिलने के लिए। सारी चीजों को लेकर डिम्पल बहुत परेशान हो चुकी थी। अब इसके मन में अपनी सास के लिए नफरत पैदा होने लगी। एक दिन डिम्पल को पता चला कि इसकी बेटी कनिका का एक बॉयफ्रेंड है, नाम था सौरव पुरी। ये पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट के नाभा का रहने वाला था। बेटी अभी नाबालिग थी, मगर इसका बॉयफ्रेंड था। सोशल मीडिया के जरिए सौरव और कनिका मिले थे। डिम्पल सौरव के साथ मिलकर अपने सास उर्मिला के कत्ल की साजिश रचना शुरू कर देती है। सौरव भी 21-22 साल का रहा होगा। महीनों तक काफी प्लानिंग की जाती है। इसी बीच डिम्पल को पता चला कि 9-10 दिसंबर तक बलराज और उसका परिवार घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और 13 दिसंबर तक लौटेंगे, यानी घर पर सास उर्मिला अकेली होगी, उसका कत्ल करना आसान होगा। कत्ल से हफ्ते भर पहले डिम्पल ने अपनी बेटी कनिका को भी प्लान में शामिल कर लिया।
सौरव पुरी भी डिम्पल के घर पर आ जाता है। ये यहीं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ठहरता है। उधर बलराज और उसके परिवार के बाहर जाते ही सास उर्मिला के खाने पीने की जिम्मेदारी बड़ी बहू डिम्पल ने ले ली। 11 दिसंबर की रात जब सास को खाना भिजवाना था तो डिम्पल ने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थीं। कनिका 10:30 बजे खाना लेकर जाती है। खाना देकर ये अपने पड़ोस की आंटी डेबोलिना से बात की। सब कुछ प्लान के तहत था ताकि सब नॉर्मल लगे। अब 12:20 पर डिम्पल अपनी बेटी कनिका और बेटी के बॉयफ्रेंड सौरव को लेकर उर्मिला के घर पर गई। डिम्पल और सौरव गाड़ी में ही रहते हैं। कनिका घर पर जाती है, दरवाजा खटखटाती है। दादी ने गुड़िया नाम पुकार कर दरवाजा खोला। दादी को लगा चूंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो पोती देखभाल करने के लिए आई होगी। वैसे वो खाने में नींद की गोलियां बहुत कम मिलाई गई थीं, इसलिए उर्मिला पर ज्यादा असर नहीं हुआ, धीरे धीरे असर कर रहा था। उर्मिला अपनी पोती को घर में बुलाकर रूम में बिस्तर ठीक करने के लिए चली गई। तभी घर में एक बर्तन गिरता है। कनिका ने बर्तन गिराया। ये सौरव के लिए सिग्नल था कि रास्ता साफ हो चुका है, घर पर आ जाओ। बर्तन गिराकर कनिका ने दरवाजा खोल दिया। दादी अपने रूम में खाट के पास थीं, बिस्तर ठीक कर रही थीं। तभी सौरव चाकू लेकर घर में प्रवेश करता है। पोती और उसका बॉयफ्रेंड रूम में गए। दादी अपनी पोती का नाम पुकारने ही वाली थी, तभी पोती ने तकिए से दादी का चेहरा ढक दिया और दम घोटने लगी। सौरव ने चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। दादी भी थोड़ा बचने की कोशिश करती हैं, विरोध करती हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सौरव ने अपनी गर्लफ्रेंड के दादी का ऐसा हाल किया कि कोई हैवान भी नहीं कर सकता। सर को धड़ से अलग कर दिया गया, 24 से 25 वार किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद कनिका और सौरव रूम को तहस नहस करते हैं, सामान बिखेरते हैं। थोड़ी बहुत चीजें इन्होंने चोरी भी की ताकि ये लूटपाट का केस लगे। डिम्पल बाहरी दोनों का वेट कर रही थी। इसके बाद ये तीनों गाड़ी से निकल जाते हैं। सौरव को इन्होंने बेलीगंज फड़ी छोड़ दिया। वहां से वो दमदम एयरपोर्ट निकल गया और फिर प्लेन से दिल्ली चला जाता है। फिर दिल्ली से पंजाब अपने घर चला गया। इधर दोनों माँ बेटी अपने रिची रोड वाले फ्लैट पर चली गईं। पंजाब पुलिस की मदद से 13 दिसंबर को ही सौरव को भी पंजाब के नाभा से अरेस्ट करते हैं। ये एक होटल में छिपा हुआ था। कनिका की मदद से ही पुलिस ने सौरव को पकड़ा था। इसके कमरे से बोर्डिंग पास, फ्लाइट टिकट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 1 लाख रुपए कैश बरामद किए जाते हैं। साथ में कुछ गहने भी थे। डिम्पल और कनिका के फ्लैट से सोने के कंगन, सोने की चेन, 70,000 रुपए कैश, कत्ल के दिन पहने हुए कपड़े, सब कुछ बरामद किए जाते हैं। कत्ल में इस्तेमाल किया गया वेपन भी पुलिस ढूंढ लेती है। सीसीटीवी से भी कंफर्म हुआ कि यही कपड़े कनिका ने कत्ल वाले दिन पहने हुए थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उर्मिला के मोबाइल टावर लोकेशन और सौरव पुरी की लोकेशन घटना वाले टाइम सेम पाई गई थी, जो कि सौरव की मौजूदगी वहां पर साबित कर रही थी। कई सारे लोगों ने भी सौरव को उर्मिला के घर के पास देखा था। सौरव पुरी और डिम्पल के ऊपर आईपीसी सेक्शन 120B, 302, 394, 34 और 201 लगती है। 300 पेजेस की चार्जशीट 28 फरवरी 2020 को कोर्ट में सबमिट किया गया। घटना के वक्त कनिका 17 साल और 3 महीने की थी, यानी 18 साल की नहीं थी बल्कि नाबालिग थी। इसलिए पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि कनिका के साथ अडल्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए। जो भी उर्मिला के साथ हुआ था वो सौरव ने कनिका के सामने ही किया था। इसमें कनिका ने भी हेल्प की थी। सौरव की तो बुजुर्ग महिला के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी इसने उर्मिला को इतनी बुरी तरह से मारा था। फिलहाल इन सबके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।